हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे रीट का जो मेन एग्जाम हुआ है और आशा करता हूँ आपका बहुत बेहतरीन गया होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, उम्मीद ऐसी है। लेकिन इंग्लिश की जो आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो ज़रूर देखें। 100% जो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं उनमें भी हमने ऐसा ही किया और आज भी हम इसी तरह की आपको आंसर की देने वाले हैं जिस पर आपको भरोसा होगा। और अगर ऐसा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आगे के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करें दोस्तों, आशा करता हूं आपके यही आंसर रहने वाले होंगे। तो पहला प्रश्न अगर हमारे सामने जो है वो ये है कि इसके अंदर आपको क्या बताना था। वर्ब फ्रेज दी हुई थी, ठीक है ना, वर्ब फ्रेज दी हुई थी और उसके अंदर आपको इसका जो वर्ड है वो दिए गए हैं कि इसका सिनोनिम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द क्या था? हेल्ड बैक। हेल्ड बैक का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना किसी चीज। द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रबरी, यानी जो उन्होंने कोई भी चोरी की उसकी जो डिटेल्स थी वो उसने क्या की थी? छुपाई थी। तो पास्ट टेंस है और इसके अंदर आपको पता होगा कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना होता है दोस्तों, ठीक है ना, छुपाना होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना, फॉरगेट जो भी है आप बोलते हैं, भूलना वगैरह वगैरह। तो ये तो आंसर इनके वैसे ही गलत होने वाले थे तीनों ही। तो पहला इसका कंसील आंसर होगा। सेकंड फॉर्म लगा रखी है ईडी के साथ क्योंकि यहां पर भी पास्ट ही है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन दैट इज इट्स टाइम। हमने जब मैंने जो भी क्लास करवाई हैं देख सकते हो आप पीछे की वीडियोस में टेंस की। तो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, एक शब्द और भी है, इट इज हाई टाइम। ठीक है ना दोस्तों, ये जब भी शब्द आते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस आता है। क्या आता है? पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट जिसे आप बोलते हैं अक्सर स्कूली भाषा के अंदर। तो सिंपल टेंस का मतलब ये हुआ कि यहां पर सेकंड फॉर्म तो आने वाली है। तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? ए आंसर हो जाएगा। ये लेफ्ट इसका आंसर सही रहने वाला है। अगर हम बात करें तीसरे पर्सन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चूज द करेक्ट मीनिंग। मीनिंग आपको क्या करना है यहां पर? जो सही है वो चूज करना है अंडरलाइन इडियम्स का। तो देखिए यहां पर देखिए मीनिंग, करेक्ट मीनिंग, इस बात पर जाना क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण बात होने वाली है। आपने कुछ एक आंसर की में देखा होगा, इसके दो दो आंसर आ रहे हैं कुछ एक आंसर की, लेकिन मैं आपको स्टिक जानकारी दूंगा कि इसका क्या है सही आंसर। तो पहला है अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो ऑप्शन ये एक ये है और दोनों में आपके कंफ्यूजन इसका हुआ होगा कि से थिंग्स टू द पॉइंट, एक ये और एक है ये। तो दोनों में हुआ होगा, इसके दोनों में से एक आंसर कौन सा है? तो पहले इस पर जाते हैं, किस पर? एडीएम पर। तो क्या लिखता है? प्लीज गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पर आइए। डोंट बीट अराउंड द बुश। झाड़ी होता है ना वैसे तो, लेकिन यहां कहने का मतलब क्या है? इसका ईडीएम का अर्थ कि घुमा फिरा के बात मत करो, पॉइंट पर आओ। तो ये बात तो इन्होंने यही बोल रखी है, तो ये मत सोचो कि यहां पर ये आंसर हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत से लोग, पहले भी एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, ये बोल देते हैं कि से थिंग्स टू द पॉइंट। ये नहीं है आंसर, और आपको यूट्यूब पर और बताने वाले भी मिल जाएंगे। इसका सही और एग्जैक्ट आंसर है ए दोस्तों। क्या है? ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। यानी बेकार की बातों में जो भी, अब उन बातों को दूर करो, अवॉइड करो टॉकिंग को अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यानी जो आप बेकार की बातें कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। समझ में आया ना मेरी बात? तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या है अगले पेज पर हम देखेंगे। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो ये तो बहुत इजी होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत इजी प्रश्न था ये। क्या लिखा हुआ था? सी आस्क्ड देम। इनको करने के मैंने पहले भी बहुत सी आंसर की दी है, आपको देख सकते हो, मैंने बहुत बार बताया। यहां क्या है? आस्क्ड है, राइट। और यहां पर क्या है? WERE वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजेमार तो रा ही होगा। जब आपने डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट में लिख रखा है, तो इजेमार तो रा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। इजेमार का ही तो वाजवर बनता है ना। तो देखो इसमें वर है, ये आंसर गलत हो गया। पहली चीज, इसमें हेड है, ये आंसर भी गलत हो गया। ऑप्शन बचे दो, एक तो बचा ऑप्शन डी और एक बचा ए। एक बचा है डी और एक बचा है ए। कौन सा सही होना चाहिए? यहां पर आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, यहां पर फर्स्ट, ये देखो यहां एस या एस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहां सेकंड है यानी पास्ट
टेंस है और यहां प्रेजेंट है, तो डी भी आंसर गलत। तो आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ए सही होगा। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और चीजें देखने की, और ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। जीवन में प्रश्न करते हो, आपको यही तो अनुभव आता है कि पेपर को करना कैसे है। इसके बाद देखते हैं, He had not done the work। क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है, पैसिव वॉइस से वर्षन है। देखिए पैसिव वॉइस बनानी है, और मैं हमेशा एक ही बात पर ध्यान देता हूं कि बी प्लस थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस है दोस्तों। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है। आपको ये देखना है बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है या नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, हेड है, तो हेड है तो हेड रहना ही है, ये तो बात पक्की है। तो इसमें इज नोट है, गलत हो गया। यहां वाज नोट है, फिर गलत हो गया। यहां हैज नोट है, फिर गलत हो गया। अरे भाई इसमें तो कुछ देखना ही नहीं। ये रहा देखो थर्ड, और हेड है, इसलिए ये हेड क्या कहता है, देखो मेरी बात सुनो, हेड कहता है मेरे लिए थर्ड फॉर्म लेकर आओ। तो थर्ड फॉर्म आ गई बी डबल ई एन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब पैसिव वॉइस भी ये कहता है कि मुझे बी को तो घुसेना ही घुसना है। ये देखो बी घुस गया, अब ये बी घुस गया तो ये कहता है मैं पैसिव वॉइस के लिए आया हूं, तो मेरे लिए भी थर्ड फॉर्म आगे लेकर आओ। फिर ये आई, ये देखो इस ऐड को राजी करने के लिए ई एन लगाया गया, इस बी को राजी करने के लिए यहां लगा के ई एन के आगे, और यहां थर्ड फॉर्म लगा दी, इसलिए बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 दोस्तों। यहां से आप देखिए थोड़ा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ये ELT आ गया ना, लैंग्वेज टीचिंग जो मेथड होती है उनसे रिलेटेड के पर्सन अब आए हैं आपके। तो देखिए लोअर सेकेंडरी स्टेज कौन सी होती है, तो यहां पर आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो भी आजकल भी चलती है, ये इसका आंसर होगा। कुछ एक आपको ये भी बता सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी, लेकिन आप मेरी बात मानिए, इसका सही आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही आने वाला है, ठीक है। आफ्टर दैट स्पीच मस्ट प्रोसीड, स्पीच से पहले क्या होना चाहिए बताइए, ये बात यहां पर ये पूछ रहा है। तो यहां पर ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, आसान सा ही प्रश्न था। तो आपको रीडिंग राइटिंग पहले करनी होगी। इसका आंसर क्या रहेगा, ए आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव, CLT आ गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है ना इंग्लिश में। तो इसका ए भाग क्या कहता है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया इधर अपने से। इट इज ओल्ड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड तो देखो सबसे पहले तो कौन आई थी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया था ना, तो ये तो गलत हो गया। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये सही आंसर है इसका, नो डाउट अबाउट इट। ये क्या करती है, क्रिएटिव स्किल्स इसके अंदर बच्चों के अंदर डेवलप करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्रक्चर पर ध्यान इसका नहीं है भाई। चौथा पर इसका एक और ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, ये रहा इसके यहां पर है, ये देखिए, ये भी आंसर नहीं होने था। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए 9वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 9 एक प्रश्न आए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता कौन सी नहीं है। जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं ना, टेस्ट इंग्लिश के भी तो टेस्ट लिए जाते हैं, उनमें से कौन सा है। तो कोई भी टेस्ट लो उसमें देखो इफेक्टिवनेस तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है। ये प्रैक्टिस की एबिलिटी, प्रैक्टिस एबिलिटी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट भी तो होना चाहिए ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा रहेगा, डी आंसर इसका सही रहेगा, क्योंकि नोट लिख रखा है नहीं हो, नहीं हो, तो यहां पर इज नोट लिख रखा है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए ये इस तरह से 9 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही दें। थैंक यू, फिर मिलेंगे फिर कल की जो एग्जाम होने वाला है उस आंसर की के साथ, और इंग्लिश का होगा उस दिन पूरी इंग्लिश भी आपको मैं करवाने वाला हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, और आपका आशा करता हूं नौकरी में भी जॉब लगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। थैंक यू।